हेलो मेरे प्यारे बच्चों, माय नेम इज गौरव कुमार। वेलकम टू फिजिक्स रडार। इस क्लास के अंदर हमें मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स कवर करना है, जो कि प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर का सेकेंड चैप्टर है। फर्स्ट चैप्टर था मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, जो कि ऑलरेडी कवर हम कर चुके हैं। तो इस चैप्टर के अंदर फ्लूइड के बारे में कंप्लीट स्टडी कराई जाएगी, चाहे आपको बेसिक से एडवांस तक के कंसेप्ट सीखने हो या फिर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझने हो। तो आप हमारे इस क्लास को लास्ट तक देखिए, आपको कोई भी डाउट नहीं बचेगा, चाहे प्रेशर, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, विस्कोसिटी या फिर बर्नौलीज प्रिंसिपल, सरफेस टेंशन, कैपिलरिटी, कुछ भी आपको पढ़ना है तो इस चैप्टर के अंदर, इस क्लास के अंदर कंप्लीट सिखाया जाएगा और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बताए जाएंगे, जो कि हमारे एग्जाम्स में ट्रेंड में आते रहते हैं। ठीक है, अगर आपको इस क्लास के नोट्स चाहिए, मेरा सजेशन तो ये रहता है कि आप खुद से नोट्स बनाइए। जब हम खुद से बनाएंगे तो उससे ज्यादा अच्छे नोट्स कोई नहीं हो सकते, बट फिर भी अगर आपको हमारे क्लास के नोट्स चाहिए, पीडीएफ नोट्स चाहिए, तो आप हमारी वेबसाइट www.physicsradar.com पर जाइए। वहां पर आप मोर पर जाकर फ्री रिसोर्सेज पर क्लिक करेंगे, तुरंत आपको क्लास 11th की जो वन शॉट सीरीज है, इसके हर एक चैप्टर के इंपॉर्टेंट चैप्टर के सारे नोट्स आपको अवेलेबल करा दिए जाएंगे। ठीक है, करते हैं स्टार्ट हम लोग इस चैप्टर को। तो देखो, जब हमने प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर स्टार्ट किया, उस प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में सबसे पहले हमने ये देखा कि भैया मैटर है क्या। तो मैटर क्या था बताओ बच्चों? एक ऐसा कोई भी सबस्टेंस जिसके अंदर वॉल्यूम होता है, मास होता है और वो स्पेस ऑक्यूपाई करता है, उसे हमने मैटर बोला। दो तरह से क्लासिफाई किया था। क्या था बताओ? सबसे पहले एक था सॉलिड, एक था हमारा फ्लूइड। सॉलिड के अंदर इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत ज्यादा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग था, इसीलिए उसकी शेप साइज सब फिक्स्ड होता था। बट फ्लूइड के अंदर फ्लो होने की प्रॉपर्टी थी। और फ्लूइड को हम दो तरह से कैटेगराइज करेंगे, एक होगा लिक्विड का या फिर गैस का। यानी कि इस चैप्टर के अंदर में लिक्विड गैस दोनों के बारे में स्टडी करनी है। ठीक है, लिक्विड के अंदर देखी जाए तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स उतने स्ट्रांग तो नहीं होते हैं, गैसेस के अंदर तो बहुत ही ज्यादा वीक होते हैं। बट गैस के अंदर एक टेंडेंसी होती है कि जिस भी कंटेनर में वो डाली जाएगी, उसी कंटेनर का शेप ऑक्यूपाई कर लेगी। बट लिक्विड के अंदर शेप को ऑक्यूपाई करने की टेंडेंसी नहीं होती है, वो एक तरह से बॉटम पे ही रहता है, या फिर कह सकते हो कि इसका वॉल्यूम फिक्स्ड होता है बट शेप फिक्स्ड नहीं होती है। ठीक है, अब फ्लूइड पढ़ना है तो फ्लूइड को दो जगह पे हम पढ़ेंगे, दो तरह से हम पढ़ेंगे। पहला होगा हमारा फ्लूइड स्टैटिक्स, दो होगा हमारा फ्लूइड डायनेमिक्स। स्टैटिक्स का नाम से क्लियर हो रहा होगा, रुका हुआ, यानी कि जब भी कोई फ्लूइड रुका हुआ है, जब भी कोई लिक्विड रुका हुआ है, जब भी कहीं पे गैस रोकी हुई है, तो उस पे लगने वाले प्रेशर, फोर्स, इन सब की जो स्टडी होगी वो सब हम पढ़ेंगे फ्लूइड स्टैटिक्स के अंदर, यानी कि फ्लूइड रेस्ट में है। और दूसरा जो पार्ट है दैट इज फ्लूइड डायनेमिक्स, जिसमें फ्लूइड मोशन में आ जाएगा। तो जैसे लेक है, लेक में पानी रुका हुआ है, पॉन्ड है, पानी रुका हुआ है, किसी कंटेनर में पानी भरा हुआ है तो रुका हुआ है, वो सब किस में स्टडी होगी? हमारी फ्लूइड स्टैटिक्स में। बट रिवर है या फिर कोई पाइप है जिसके अंदर वाटर फ्लो कर रहा है, तो उसके अंदर जो स्टडी होगी वो क्या कहलाएगी? हमारी फ्लूइड डायनेमिक्स। क्लियर है? समझ गए? तो ये कहानी है हमारी फ्लूइड की। अब इस चैप्टर को स्टार्ट करें इससे पहले कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, जिनके बेस क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे पहला टॉपिक है हमारा डेंसिटी। क्या टॉपिक है बताओ बच्चों? डेंसिटी। नाम से क्लियर हो रहा होगा डेंसिटी, क्योंकि आप क्लास 9 से पढ़ते हुए आ रहे हो। डेंसिटी का मतलब होता है मास ऑफ अ बॉडी पर यूनिट वॉल्यूम। किसी भी बॉडी का पर यूनिट वॉल्यूम जो मास ऑक्यूपाई होता है उसे हम बोलते हैं डेंसिटी। इसकी यूनिट की बात करें तो मास की यूनिट केजी, वॉल्यूम की मीटर क्यूब, केजी मीटर क्यूब। इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, इसलिए स्केलर क्वांटिटी होती है। अगर कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज जो आपको इस चैप्टर में याद करनी पड़ेंगी, जो आपको पता होनी चाहिए, जैसे वाटर है तो वाटर की डेंसिटी होती है हमारी 1000 केजी पर मीटर क्यूब। इसको अगर ग्राम सेंटीमीटर क्यूब में देखें तो कितनी आ रही है बताओ? 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। मरकरी बहुत ज्यादा यूज होगा, क्योंकि हम लोग बैरोमीटर पढ़ेंगे, मरकरी कॉलम पढ़ेंगे, तो उसमें मरकरी की डेंसिटी याद कर लो 13,600 केजी पर मीटर क्यूब। या फिर कह सकते हो कि जो वाटर है उसकी डेंसिटी का 13 टाइम्स इक्वल्स टू 13.6 टाइम्स डेंसिटी ऑफ वाटर। ओके बच्चों, याद रखोगे इस चीज को। एयर की डेंसिटी वो होती है 1.225 केजी पर मीटर क्यूब। ये स्टैंडर्ड वैल्यूज हैं, जैसे वाटर की, एयर की और मरकरी की। अगर याद कर लोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। ये स्केलर क्वांटिटी होती है, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती है। ठीक है, ओके बच्चों, तो ये कहानी है डेंसिटी की। अब बात करते हैं जब दो या दो से ज्यादा लिक्विड्स को आपस में मिक्स करा जाएगा
तो उनकी रिजल्टेंट डेंसिटी कितनी होगी। तो ये दो तरह से क्वेश्चंस बनते हैं, पहले क्वेश्चन में मास गिवन होगा और दूसरे क्वेश्चन में हमें वॉल्यूम गिवन होगा। क्या कि इतना मास इस लिक्विड का, इतना मास इस लिक्विड का मिक्स कर दिया गया, तो ये बताओ रिजल्टेंट डेंसिटी कितनी होगी। तो देखो डेंसिटी ऑफ मिक्सचर अगर देखा जाए तो टोटल मास ऑफ मिक्सचर टू दी टोटल वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर। अब टोटल मास, मान लो ये हमारे पास एक लिक्विड था जिसका मास m1 और डेंसिटी ρ1 थी और वॉल्यूम कितना था v1, दूसरे का कितना था m2 ρ2 और v2। जब इनको मिक्स कर दिया गया तो ये कितना आ गया, मिक्सचर का आ गया। अब अगर हमें इसकी डेंसिटी निकालनी है तो डेंसिटी होगी किसके बराबर बताओ, डेंसिटी इक्वल्स टू मास ऑफ मिक्सचर। कौन कौन से मास मिलाए गए इसमें, m1 प्लस m2। वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर की बात करें तो v1 प्लस v2। क्योंकि वॉल्यूम नहीं दिया है इसीलिए हम क्या करेंगे, देखो मास इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम इक्वल्स टू डेंसिटी। तो क्या ये कह सकते हैं बेटा जो वॉल्यूम है हमारे पास वो कितना हो जाएगा, मास अपॉन डेंसिटी। यानी कि जो v1 था उसकी जगह रख दिया m1 अपॉन ρ1, v2 की जगह रख दिया m2 अपॉन ρ2। अगर m1 और m2 बराबर हैं तो ये आ जाएगा 2 ρ1 ρ2 अपॉन ρ1 प्लस ρ2। सही है। जब भी हमें डेंसिटी ऑफ मिक्सचर निकालनी होगी और मासेस गिवन होंगे तो वॉल्यूम को इन टर्म्स ऑफ मास एंड डेंसिटी चेंज कर देंगे और हमारा ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला निकलकर आ जाता है। क्लियर है, समझ गए। अगर यहीं पर मासेस की जगह पर वॉल्यूम गिवन होगा तो क्या करोगे, तो भैया मास को डेंसिटी और वॉल्यूम में कन्वर्ट कर लोगे। कुछ है थोड़ी भैया, जो मास था m1 उसकी जगह हमने क्या कर दिया बताओ, v1 ρ1 प्लस v2 ρ2 अपॉन v1 प्लस v2। अगर v1 और v2 बराबर है तो ρ1 ρ2। अब कहोगे कि सर क्या दो ही मिक्सचर ऐड हो सकते हैं, नहीं, कितने भी हो सकते हैं। कितने भी होंगे तो क्या करोगे बताओ, तो उसके इसमें m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस mn तक जाओगे और नीचे कितना m1 अपॉन ρ1 प्लस m2 अपॉन ρ2 प्लस डैश 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 mn अपॉन ρ1 हो जाएगा। अगर m1 m2 m3 सब इक्वल होंगे तो हम कह सकते हैं तो हमारा फॉर्मूला ये बन जाएगा। बट यहीं पे अगर हमें वॉल्यूम गिवन होगा तो हम फॉर्मूला ये लगा लेंगे, है वही, बट ये n के लिए है और इससे पहले जो पढ़ा था वो किसके लिए था, सिर्फ 2 लिक्विड्स के लिए था। ओके बच्चों, तो ये था हमारा मिक्सचर का n फ्लूइड्स को जब हम मिक्स कर देते हैं तो कितना ज्यादा हमारा डेंसिटी हो जाती है या कितनी कम हो जाती है। एक क्वेश्चन देखो क्या है, 2 लिक्विड्स ऑफ डेंसिटी रो एंड 3 रो। हमने कहा इसकी डेंसिटी रो है, इसकी डेंसिटी कितनी है, 3 टाइम्स रो है। हैविंग वॉल्यूम्स 3v एंड v, इसका वॉल्यूम कितना है 3v और इसमें कितना है v, आर मिक्स्ड, फाइंड द डेंसिटी ऑफ द मिक्सचर। अब क्या करना है, डेंसिटी बतानी। अरे भाई मेरे बच्चों ये बताओ, इससे मास तो दिया नहीं है, डेंसिटी दी है। तो अब डेंसिटी दी है तो आपको डेंसिटी वाला फॉर्मूला बताया था क्या, ρ1 v1 प्लस ρ2 v2 अपॉन v1 प्लस v2। ρ1 की जगह रो, v1 की जगह 3v, ρ2 की जगह 3 रो, v2 की जगह v अपॉन 3v प्लस v। 3 रो भी 3 रो भी 6 हो जाएगा, 3 प्लस 1 2 हो जाएगा, यानी कि आंसर कितना आ जाएगा, 3/2 टाइम्स रो इज दी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 3/2 रो इज दी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के मिक्सचर के बेस्ड हमारे क्वेश्चंस बनते हैं। ओके बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा स्पेसिफिक ग्रेविटी और इसी को बोला जाता है हमारा रिलेटिव डेंसिटी। क्या बोलते हैं बताओ बच्चों, रिलेटिव डेंसिटी। यानी कि रिलेटिव डेंसिटी, रिलेटिव नाम से क्लियर हो होगा, किसी दूसरे के रिस्पेक्ट में, किसी दूसरे के रिस्पेक्ट में। तो रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है, रिलेटिव डेंसिटी इज द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ फर्स्ट लिक्विड टू द डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड लिक्विड। देखो क्योंकि हम लिक्विड के बारे में बात कर रहे हैं तो सबसे ज्यादा ओमनी प्रेजेंट लिक्विड है वाटर, और वो भी आपको थर्मोमेट्री में सिखाया जाएगा, वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि उस टाइम पे डेंसिटी उसकी मैक्सिमम होती है। कैसे होती है बताएंगे, उसके बारे में बताएंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। एनोमलस बिहेवियर होता है ये सब कहानी, ठीक है। तो ये कहानी है, यानी कि अगर हमें किसी बॉडी की, किसी भी लिक्विड की स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालनी हो या फिर रिलेटिव डेंसिटी निकालनी हो तो क्या करोगे, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस को डेंसिटी ऑफ वाटर से डिवाइड कर दोगे और आपको आंसर मिल जाएगा। जैसे मरकरी का स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालनी है तो मरकरी की डेंसिटी ऊपर, वाटर के नीचे। मरकरी कितनी होती है 13,600 अपॉन नीचे कितनी हो जाएगी 1000। आंसर कितना आया 13.6। यानी कि रिलेटिव डेंसिटी और स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड दैट इज मरकरी इज इक्वल टू 13.6। ओके, कोई दिक्कत?
कोई परेशानी नहीं है ना? समझ गए, ठीक है। तो हमने डेंसिटी पढ़ लिया। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे, और हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा प्रेशर। क्या है नेक्स्ट टॉपिक हमारा? प्रेशर। देखो, प्रेशर का मतलब होता है फोर्स पर एरिया। सभी ने पढ़ा हुआ है, क्लास 9th में सिखा दिया जाता है, और हो सकता है 8th में भी आपको बता दिया जाए। बट इसके अंदर कुछ कंडीशंस होती हैं। क्या? कि जो फोर्स होना चाहिए वो एरिया के परपेंडिकुलर होना चाहिए, वो एरिया के नॉर्मल होना चाहिए। अगर कोई भी फोर्स एरिया के नॉर्मल लग रहा है तभी हम लोग उसको प्रेशर में कैलकुलेट कर सकते हैं, और अगर नहीं होगा, एक एंगल पे लगा होगा, तो उस एंगल के हम एक क्या करेंगे बताओ इसमें? तो हम करेंगे उसके कंपोनेंट और कंपोनेंट लगाएंगे। यानी कि अगर हम बात करें प्रेशर की, मान लो ये हमारा सरफेस है जिसका एरिया ए है, और फोर्स इस तरह से लग रहा है। कितने एंगल पे लग रहा है बताओ बच्चों? थीटा पे। तो भैया इस थीटा पे दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक हो जाएगा हमारा एफ कॉस थीटा, एक हो जाएगा एफ साइन थीटा। तो इसमें जो प्रेशर होगा वो होगा एफ कॉस थीटा अपॉन ए के बराबर होगा, ठीक है। यानी कि प्रेशर इज दी नॉर्मल फोर्स, और नॉर्मल फोर्स को हम थ्रस्ट बोलते हैं। थ्रस्ट एक्टिंग पर यूनिट एरिया इज नोन एज प्रेशर। इसकी यूनिट की बात करें तो ऊपर फोर्स है, नीचे एरिया है, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या फिर पास्कल बोलते हैं। न्यूटन पर मीटर या फिर इसका बोलते हैं, इसको पास्कल बोलते हैं, ठीक है बच्चों। उसके बाद अगर ये फोर्स हमारा, हमने छोटे से एलिमेंट की बात कर रहे हैं, तो हमने लगाया डीएफ अपॉन डीए। अगर पूरा सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है तो क्या हो जाएगा? एफ अपॉन ए हो जाएगा। सही है, समझ गए। इसका कई जगह पे यूज होता है, और रियल लाइफ में भी। जैसे जो हमारे बैग होते हैं, ठीक है, कैरी बैग होते हैं, उनके स्ट्रैप जो होते हैं वो बहुत बड़े बनाए जाते हैं, चौड़े बनाए जाते हैं, ठीक है। यानी चौड़े बनाने से क्या होगा? एरिया बढ़ जाएगा, और एरिया बढ़ जाएगा तो प्रेशर अल्टीमेटली कम हो जाएगा। सिजर है, ठीक है, नाइफ है, उसकी जो कटिंग एज होती है वो बहुत शार्प बनाई जाती है, पतली, क्योंकि एरिया कम होगा तो फोर्स एक्शन ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो इसके कई सारे यूज हमारे प्रेशर के रियल लाइफ बेस्ड होते हैं, जो हम अभी डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है बच्चों। क्लियर है? तो प्रेशर आपको समझ आ गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसी एटमॉस्फेयर भी कंटिन्यूअसली अर्थ पर एक प्रेशर लगा रहा है, जिसे हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं, जो कि डेप्थ पर भी चेंज होता है, हाइट पे चेंज होता है, कई सारे फैक्टर्स पर चेंज करता है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मतलब है ये पूरे के पूरे एटमॉस्फेयर की जो गैसेस हैं, जो ह्यूमिडिटी है, जो डस्ट पार्टिकल्स हैं, वो सारी की सारी ग्रेविटी अपनी तरफ को खींच रही है, और उस ग्रेविटी खींचने से फोर्स लग रहा है, वो पूरे एरिया पे लग रहा है, वहां पे लग रहा है प्रेशर। उस प्रेशर को बोलते हैं हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब अगर एक हाइट पे आप चले जाओगे तो उस हाइट के ऊपर प्रेशर तो कम हो जाएगा भाई, कम हो जाएगा नहीं हो जाएगा? जैसे मान लो यहां पे प्रेशर लग रहा है, तो यहां पे ऊपर की सारी एयर जितना भी लगा रही वो लगाएगी, बट यहां पे पूछूं तो सिर्फ इतना पोर्शन लगा रहा है। यानी कि हम कह सकते हैं जैसे जैसे आप माउंटेन्स पे जाओगे, ऊपर जाओगे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू लगातार कम होती जाएगी। माउंटेनियर्स को इसीलिए क्लाइंब करने में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि ऊपर जाने पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो जाता है कम। समझ गए? यानी कि प्रेशर ड्यू टू द अर्थ्स एटमॉस्फेयर इज नोन एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जिसकी वैल्यू 1.013 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या फिर पास्कल होती है, जो भी सी लेवल की बात कर रहे होते हैं। जैसे जैसे हम लोग ऊपर बढ़ेंगे तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमारा कम होता जाएगा। जैसे जैसे हम डेप्थ में जाएंगे वैसे वैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमारा बढ़ता जाएगा, ठीक है। प्रेशर की कुछ और यूनिट भी होती हैं, जैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर को 1 atm बोलते हैं, जो कि इसी यूनिट के बराबर होता है, और एक यूनिट बार भी होती है जो कि 10⁵ पास्कल के बराबर होती है। ओके बच्चों, ठीक है। तो ये थी कहानी हमारी किसकी? एटमॉस्फेरिक प्रेशर की, ठीक है। अब एक और छोटा सा कंसेप्ट आ जाता है, वेरिएशन ऑफ प्रेशर विद डेप्थ। वेरिएशन ऑफ प्रेशर विद डेप्थ, डेप्थ के साथ कैसे चेंज होता है? देखो, जैसे हम बात करते हैं कोई लिक्विड है, ठीक है, एक तो पूरी कहानी है ये हमारी। इस कहानी को समझने के लिए ये पूरे अजम्पशंस ले सकते हो, या फिर एक छोटा सा और कंसेप्ट है, वो देखो क्या है, ठीक है, वो देखो क्या है। हमने कहा कि हमारे पास कोई एक कंटेनर है। क्या है? हमारे पास कोई एक कंटेनर है, और इस कंटेनर के अंदर मान लो लिक्विड फिल किया हुआ है, जिसकी डेंसिटी रो है, और भैया जिसकी डेप्थ कितनी है हमारी? h है, ठीक है। तो मुझे बताओ, इस पॉइंट पे पूरा का पूरा लिक्विड यहाँ पे फोर्स अप्लाई कर रहा होगा, यानी कि जो प्रेशर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा बताओ? F अपॉन ए। F कितना होगा बताओ? मास इंटू ग्रेविटी अपॉन ए, एरिया है ना, अपॉन एरिया, ठीक है। अब एक बात बताओ, क्या आपको ये बात पता है मास जो होता है वो होता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम अपॉन ए, और जो डेंसिटी वॉल्यूम है वो किसके बराबर होगा? एरिया इंटू एरिया, इसका एरिया ये क्या है? ए, और ऊपर कितना है? हाइट इंटू जी अपॉन ए। ए से ए कट गया, यानी कि प्रेशर आया रो जी एच।
यानी कि इस लिक्विड कॉलम ने जो प्रेशर अप्लाई किया वो कितना अप्लाई किया बताओ, रो जी एच के बराबर अप्लाई किया। जब अगर हम यहां से 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और ऐड कर दें तो वो प्लस में हो जाएगा। अब आपको पता है कोई भी लिक्विड कॉलम है उसके ऊपर कंटिन्यूअसली एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो लग ही रहा होगा, यानी कि नेट प्रेशर जो हो जाएगा वो हो जाएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस रो जी एच। समझ गए, इस चीज को याद रखोगे। यानी कि किसी बॉडी पर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है वो तो लग ही रहा है, प्लस लिक्विड कॉलम की वजह से उसके डेप्थ प्रेशर लग रहा है, उसे हम क्या करें, रो जी एच। इसी चीज को यहां समझाया गया है क्या कि एब्सोल्यूट प्रेशर एट डेप्थ एच, यहां पे पीओ यहां पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और एच हाइट पर जो प्रेशर हो जाएगा वो पीओ प्लस रो जी एच हो जाएगा। पीओ एटमॉस्फेरिक प्रेशर है और रो जी एच गेज प्रेशर बोला जाता है। क्या बोला जाता है, गेज प्रेशर बोला जाता है। यानी कि इस ओशियन के अंदर जितनी गहराई में जाते जाओगे उतना ज्यादा प्रेशर, क्योंकि एच बढ़ेगा तो पीएच की वैल्यू भी लगातार बढ़ती जाएगी। याद रखोगे इस चीज को। यानी कि जैसे जैसे हम डेप्थ बढ़ते हैं वैसे वैसे रो जी एच हमारा बढ़ता जाता है और प्रेशर हमारा बढ़ता जाता है। अगर हम बात करें हाइट पे जाएंगे तो अब ऊपर जाने पे हाइट तो कम होगी, है ना, एच की वैल्यू नेगेटिव में जाएगी, यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू कम होती चली जाएगी। ठीक है, सरफेस पे सी लेवल पे होती है मान लो एक्स, तो ऊपर जाएंगे तो एक्स से कम, नीचे जाएंगे तो एक्स से ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, यह है वेरिएशन ऑफ प्रेशर विद डेप्थ। समझ गए, ये कहानी है हमारी इसकी। अब उसके बाद आता है नेक्स्ट टॉपिक और दैट इज पास्कल्स लॉ। ठीक है, पास्कल्स लॉ, पास्कल्स लॉ। अच्छा, कभी आपने सोचा है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है? इमेजिन करके देखा है? इमेजिन करके देखा है? एक इमेजिन कराते हैं तो मैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है, फिर आपको क्लियर होगा कि हाँ ये कहानी है। मान लो कि हमारे पास एक स्क्वायर विंडो है, मान लो कि हमारे पास कोई एक स्क्वायर टेबल है मान लो, और इसका एरिया है 1 मीटर स्क्वायर। कितना है बताओ, 1 मीटर स्क्वायर। अब जरा इस पे प्रेशर कितना लग रहा है वो आपको पता होगा। अच्छा, प्रेशर कितना है बताओ, अप्रोक्सीमेटली 10 की पावर 5 पास्कल है। अगर मैं आपसे पूछूं इसका फोर्स बताओ तो प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया, F इक्वल्स टू P इंटू ए। P कितना है, 10 की पावर 5 और एरिया 1 मतलब 10 की पावर 5 न्यूटन। क्या इसको F लिख सकते हो, 10 की पावर 4 अलग कर लो और 10 अलग कर लो, ये 10 क्या हो गया बताओ, G, और ये कितना हो गया हमारा M। क्या मतलब हुआ, यानी कि जो F है वो आ गया लगभग 10,000 G के बराबर और M हो गया हमारा 10,000। इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ अगर कोई एक टेबल है उस पे कोई चीज हमने नहीं लगाई बट फिर भी उस टेबल पर 10,000 केजी के बराबर प्रेशर एग्जर्ट हो रहा है। इमेजिन करके देखो, आपकी पूरी बॉडी का अगर एरिया 1 मीटर स्क्वायर है तो लगभग 10,000 केजी का फोर्स आपके आसपास में पूरी बॉडी को कंप्रेस कराने के लिए लगा हुआ है। अब यही चीज आप इमेजिन करो, बचपन से बच्चे जैसे पैदा हुए इसी एटमॉस्फेयर में ढले हुए तो उनकी बॉडी इसी तरह से हो जाती है, बट जैसे वो स्पेस में जाएंगे तो क्या होगा भाई, अंदर से आर्टरीज ब्लड तो लगातार पंप कर रही है, स्पेस में गए बाहर का प्रेशर तो खत्म, जीरो, अंदर से प्रेशर उतना ही हो जाएगा, तो क्या होगा, हमारी वेन्स फट जाएंगी, स्किन फट जाएगी और सारा का सारा ब्लड लॉस हो जाएगा और इंसान मर जाएगा स्पेस में। इसलिए स्पेस शूट पहने जाते हैं। ऐसे ही आपने देखा होगा अगर माउंटेन्स पे जाओ तो कान बंद होने लगते हैं, ये एक मैकेनिज्म होती है बॉडी के रजिस्ट करने की, क्योंकि आप हाइट पे जाओगे तो प्रेशर होगा कम, और अगर प्रेशर होगा कम तो हम जानते हैं क्या होगा कि भाई हमारी बॉडी के अंदर प्रेशर ज्यादा, बॉडी के बाहर कम, उन दोनों को बैलेंस करने के लिए कान बंद हो जाते हैं। ठीक है, समझ गए। तो ये कहानी है हमारी किस चीज की, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की। ओके, नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है हमारा पास्कल्स लॉ, और उसी के एप्लीकेशन के बेस हम पढ़ेंगे क्या, हाइड्रोलिक लिफ्ट। पास्कल्स लॉ क्या कहता है, एक्सटर्नल प्रेशर एक्सर्टेड ऑन अ नॉन कंप्रेसिबल फ्लूइड in an enclosed vessel is distributed evenly throughout the fluid। क्या मतलब हुआ, एक बात और ध्यान रखना, इसमें ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस को नेग्लेक्ट करा जाता है। मान लो ये एक कंटेनर था, इस कंटेनर पर हमने फोर्स अप्लाई किया F, ये F हर एक डायरेक्शन में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ये F हर एक डायरेक्शन में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, यानी कि हर एक क्रॉस सेक्शन एरिया पर जो प्रेशर लग रहा होगा वो इक्वल होगा। ये बताया पास्कल्स लॉ ने। क्या बताया, पास्कल्स लॉ ने। और इसी के लॉ की हेल्प से हमने कई सारे इंस्ट्रूमेंट बनाए, डिवाइस बनाई, मशीन बनाई, जैसे हाइड्रोलिक लिफ्ट बनाई, जैसे डिस्क ब्रेक बनाए गए। ये सब किस पे बेस्ड होते हैं, पास्कल्स लॉ पे। कैसे करते हैं वर्क,
एक हमने सिलेंडर पिस्टन का अरेंजमेंट ले लिया इधर, एक ले लिया इधर। यहां पर A2 एरिया है, यहां पे A1 एरिया है, और A1 की वैल्यू आपको A2 पे नजर आ रही होगी कि कम है, ठीक है। अब अगर हम बात करें यहां पे प्रेशर बताओ, तो यहां प्रेशर होगा हमारा F1 अपॉन A1, और यहां प्रेशर कितना होगा P2, दैट विल बी F2 अपॉन A2। अब पास्कल्स लॉ कहता है कि भाई जो P1 है वो P2 के बराबर है या नहीं है, यानी कि हम कह सकते हैं F1 अपॉन A1 इज इक्वल्स टू F2 अपॉन A2। अगर मैं पूछूं F2 बताओ, तो F2 कितना हो जाएगा, F1 इंटू A2 अपॉन A1। अब देखो आपको दिख रहा है A2 की वैल्यू A1 से बड़ी है, मतलब ये वैल्यू 1 से बड़ी हो गई, यानी कि F2 क्या हो जाएगा, F1 से ज्यादा। यानी कि हमने यहाँ पे फोर्स तो कम लगाया बट यहाँ पे हमें ज्यादा मिल गया। तो आपको एक नजर आ रहा होगा एक कार को लिफ्ट कराया जा रहा है ना। तो मैकेनिकल लिफ्ट का मतलब है कि हम कम फोर्स अप्लाई करके ज्यादा अमाउंट ऑफ वर्क उससे करा सकते हैं, किसकी हेल्प से, हाइड्रोलिक लिफ्ट की वजह से। तो ये समझ लो ये सिर्फ और सिर्फ एरिया का ही रेशियो होता है। यही होता है हमारा डिस्क ब्रेक में, हम कम फोर्स लगाते हैं डिस्क पे, उसके बाद भी ज्यादा अमाउंट ऑफ फोर्स वहां पे पहुंचता है विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोलिक प्रेशर। ठीक है, समझ गए। एक पाइप लगा होता है, उस पाइप में फ्लूइड का फ्लो हो रहा होता है। ये कहानी थी हमारी किसकी, पास्कल्स लॉ की। अच्छा, इसे समझने के लिए एक छोटा सा क्वेश्चन भी है। क्या, फॉर द सिस्टम शोन इन द फिगर, द सिलेंडर ऑन द लेफ्ट L, लेफ्ट ये है L, हैज अ मास ऑफ 600 kg और क्रॉस सेक्शनल एरिया इज 800 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहां पे मास है और यहां पे जो एरिया है वो है हमारा 800 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, द पिस्टन ऑन द राइट S हैज अ क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहां पे क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है, 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। The piston, उसके बाद, and the negligible weight, if the apparatus is filled with oil, what force is required to hold the system in equilibrium? अब क्या होगा, hold the system in equilibrium। क्या मतलब हुआ भाई, इसका मतलब ये हुआ इक्विलिब्रियम तभी पॉसिबल होगा जब एक प्रेशर की वैल्यू यहाँ पे P1 और यहाँ पे P2 क्या हो आपस में बराबर, तभी तो इक्वल हो पाएगा। अब यहाँ पे प्रेशर कितना होगा बताओ, मान लो P1 है तो यहाँ पे P2 प्लस रो जी एच, यानी कि P2 की जगह F अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया प्लस रो जी एच इक्वल्स टू एम जी अपॉन ए। अल्टीमेटली प्रेशर ही तो है, यानी कि हम कह सकते हैं पास्कल्स लॉ कहता है ये कौन सा प्रेशर है हमारा P2, ये कौन सा है हमारा P1। ठीक है, P1 P2 को बराबर कर दिया तो यहां से फोर्स की वैल्यू निकल के आई, दैट इज 27.5 न्यूटन। समझ गए, यानी कि 27.5 न्यूटन फोर्स की वैल्यू है, जिसको लगाने के बाद ये पूरा का पूरा सिस्टम हमारा ऐसा का ऐसा ही रुका रहेगा। समझ गए, ये तो होते हैं हमारे क्वेश्चंस किसके बेस्ड पे, पास्कल्स लॉ के बेस्ड पे। नेक्स्ट कंसेप्ट आ जाता है वो है हमारा आर्किमिडीज प्रिंसिपल। आर्किमिडीज प्रिंसिपल का बहुत ज्यादा यूज होता है शिप की डिजाइनिंग में। ठीक है, मेनली होता है, अगर हम बात करें होता क्या है, तो क्या कहता है, जब भी कोई बॉडी को किसी भी फ्लूइड में डिप कराओगे तो वो डिप कराने पे भैया वेट तो नीचे लगेगा, बट कुछ अमाउंट ऑफ वाटर को ये डिस्प्लेस करेगा, और डिस्प्लेस करेगा तो ऊपर की तरफ एक फोर्स ऑफ बायोंसी लगेगा, और उसी रिलेशन को क्या कहा, आर्किमिडीज प्रिंसिपल बोला गया। क्या बोला, the buoyant force exerted by the fluid on a partially या फिर fully immersed body is equal to the weight of the fluid that it displaces। यानी कि कोई भी बॉडी है जो पार्शियली या फुल्ली डिप कराई गई है, पार्शियली या फुल्ली डिप कराई गई है, तो वो कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ वाटर को या फ्लूइड को डिस्प्लेस करेगी, तो जो बायोंट फोर्स होगा वो उस फ्लूइड के वेट के जो डिस्प्लेस किया गया है उसके बराबर होगा। समझ गए, ये कहानी है हमारी किसकी, बायोंट फोर्स की। ठीक है, ओके, समझिए, बायोंट फोर्स या फिर फोर्स ऑफ बायोंसी के बराबर होगा। अब यहीं पे बेस कई सारे लॉज बनता देते हैं। लॉज ऑफ फ्लोटेशन की फोर्स ऑफ बायोंसी ज्यादा है और वेट कम है तो फ्लोट करेगी, वेट ज्यादा है फोर्स ऑफ बायोंसी कम है तो सिंक कर जाएगी। ठीक है, ये कहानी है किसकी बताओ, आर्किमिडीज प्रिंसिपल की। कभी कभी इसका स्टेटमेंट आ जाता है। ओके, क्लियर है, समझ गए। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे, और वो नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है हमारा, स्टीडी वर्सेस अनस्टीडी फ्लो। उसके बाद आएगा हमारा यूनिफॉर्म वर्सेस नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। स्टीडी मतलब रुका हुआ। अब रुका हुआ का मतलब ये नहीं कि भाई फ्लो हो ही नहीं रहा है, रुका हुआ का मतलब है कि किसी भी एक क्रॉस सेक्शन पर जितने भी पार्टिकल्स होंगे उन सब के वेलोसिटी सेम होगी सेम टाइम पे। ठीक है, मतलब कोई भी फ्लो है, इस फ्लो में मान लो P पॉइंट पे जब पार्टिकल आएगा
तो जो वेलोसिटी होगी उस फ्लूइड के पार्टिकल की वो हमेशा सेम होगी। हमने 10 बजे चेक किया तो पानी यहाँ पे स्पीड थी 10 मीटर पर सेकंड, 11 बजे चेक किया तो भी 10 मीटर पर सेकंड था, 12 बजे चेक किया 10 मीटर पर सेकंड था। बट अगर ये चेंज हो रहा है तो उसको बोलते हैं अनस्टीडी फ्लो। समझ गए? यानी कि स्टीडी फ्लो का मतलब है वेलोसिटी ऑफ ईच पार्टिकल एट पॉइंट पी रिमेन सेम, बट रिमेन सेम नहीं है तो अनस्टीडी फ्लो हो जाएगा। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट, वो है यूनिफॉर्म वर्सेस नॉन यूनिफॉर्म। नाम से क्लियर होगा, अगर ये जो फ्लो है उसके पार्टिकल्स एक यूनिफॉर्म पाथ को फॉलो करते हुए जा रहे हैं वो हमारा कहलाता है यूनिफॉर्म फ्लो, और अगर नहीं है ऐसा तो नॉन यूनिफॉर्म फ्लो होता है। ओके, यूनिफॉर्म फ्लो में हर एक पार्टिकल की पूरे के पूरे फ्लूइड के अंदर वेलोसिटी सेम होती है, बट नॉन यूनिफॉर्म फ्लो में ऐसा नहीं होता है। ओके, ये कहानी थी हमारी यूनिफॉर्म वर्सेस नॉन यूनिफॉर्म फ्लो की। उसके बाद स्ट्रीमलाइन फ्लो की बात कर लेते हैं। तो स्ट्रीमलाइन क्या होती है? स्ट्रीमलाइन क्या है? अगर स्टीडी फ्लो की बात कर रहे हो, मान लो स्टीडी फ्लो की, तो ये जो स्टीडी फ्लो है इसका जो पाथ है वो एक स्ट्रीमलाइन होगा, उसे हम क्या बोलेंगे? स्ट्रीमलाइन फ्लो। बट अगर हमारा पाथ है, देखो मान लो ये हमारे पास कोई पाइप था, इसमें पाथ ऑफ पार्टिकल कुछ ऐसे ऐसा हो जाए तो ये स्ट्रीमलाइन नहीं है। ये कौन सा फ्लो है हमारा? टर्बुलेंट फ्लो है। क्या है हमारा? टर्बुलेंट फ्लो है। समझ गए? ये कहानी है हमारी किस चीज की? स्ट्रीमलाइन या फिर टर्बुलेंट फ्लो की है। ओके, याद रखोगे इस चीज को। ये थी हमारी बहुत बेसिक सी चीजें। अब बढ़ते हैं हम लोग कुछ और चीजों पे, जैसे लेमिनार और टर्बुलेंट फ्लो। लेमिनार मतलब लेमिना, जब भी कोई भी फ्लो हमारा किस तरह से हो रहा है? स्मूथ है, एक फिक्स्ड पाथ को फॉलो कर रहा है, उसको हम बोलते हैं लेमिनार फ्लो। बट एक इरेगुलर शेप में फ्लो हो रहा है, जैसे फाउंटेन के अंदर वाटर या फिर वाटरफॉल के अंदर, तो इसे हम बोलते हैं लेमिनार फ्लो नहीं होगा, वो कौन सा होगा? टर्बुलेंट फ्लो होगा। तो ये कहानी है हमारी टाइप्स ऑफ फ्लो की। अब इन टाइप्स ऑफ फ्लो पे हम मैकेनिक्स कैसे अप्लाई करेंगे, उसके लिए हमें सबसे पहली चीज पता होनी चाहिए, और वो है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। क्या पता होना चाहिए? हमारी इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। ओके, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या कहती है? देखो, अब इस चैप्टर के अंदर आपको इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी अगर आती है तो आप बर्नौलीज कर पाओगे, बर्नौलीज कर पाओगे तो उसके एप्लीकेशन कर पाओगे, और उसके एप्लीकेशन कर पाओगे तो उसके बाद एक टॉपिक है वो है सरफेस टेंशन कैपिलरिटी, वो हो जाएगी। ठीक है, तो बात करते हैं हम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी की। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी कहती है द प्रोडक्ट ऑफ एरिया एंड वेलोसिटी इज ऑलवेज अ कांस्टेंट क्वांटिटी। किसी भी फ्लो में एरिया और वेलोसिटी का प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट होता है। अगर एरिया बढ़ेगा तो वेलोसिटी कम हो जाएगी, वेलोसिटी बढ़ेगी तो एरिया कम हो जाएगा। इसी चीज को समझने के लिए हम लोगों ने एक कंसेप्ट का सीखा, क्या कि एक पाइप था, यहां पे आप नजर आ रहा होगा क्या कि भाई एरिया ज्यादा है, यहां पे एरिया क्या है? कम है, तो इसीलिए यहां वेलोसिटी मान ली v1, यहां क्या है? v2। अगर कोई भी इनकंप्रेसिबल फ्लूइड है तो किसी भी पाइप में t टाइम के अंदर जितना फ्लूइड एंटर करेगा उतना ही फ्लूइड हमारा बाहर निकलेगा। ठीक है, यानी कि मास एंटरिंग इज इक्वल टू मास लीविंग। मास एंटरिंग, अब मास किसके बराबर होता है? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। देखो इसको समझो, मास इक्वल्स टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी एफ आई छोड़ देते हैं, वॉल्यूम होता है एरिया इंटू लेंथ, और भैया एरिया एफ आई छोड़ दो, लेंथ होता है स्पीड इंटू टाइम। तो आपने नजर आ रहा होगा डेंसिटी एरिया स्पीड इंटू टाइम, सही है, यानी कि ρ1 a1 b1 डेल्टा t1। अब डेंसिटी चेंज तो हो ही नहीं, यानी कि फ्लूइड है वो तो वही रहा। ठीक है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। एरिया 1 भाई डेल्टा टी डेल्टा टी, यानी कितना आ गया हमारा? a1 b1 इक्वल टू a2 b2। ये जो a1 b1 है, a2 b2 इसका प्रोडक्ट है, इसे हम बोलते हैं डिस्चार्ज, यानी कि Q। अब अगर देखा जाए Q अगर कांस्टेंट है, Q अगर कांस्टेंट है मतलब एरिया और वेलोसिटी का प्रोडक्ट भी क्या रहेगा हमारा? कांस्टेंट रहेगा, यानी कि एरिया है वो कांस्टेंट अपॉन वेलोसिटी हो जाएगा, तो एरिया इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। ठीक है, यानी कि क्लियर हो जाएगा। जहां भी किसी भी, आपने इस चीज को नोटिस किया होगा, गार्डन में पानी देते टाइम पे जो गार्डन पाइप है उसके आगे उसको प्रेस कर दो। अब प्रेस करोगे तो जितने एरिया से पानी निकल रहा था वो कम हो गया, और अगर वो कम हो गया भैया तो हम जानते हैं कि वेलोसिटी बढ़ रही है। एरिया और वेलोसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, और जहां पे एरिया ज्यादा बढ़ जाएगा वहां पे वेलोसिटी हो जाएगी कम। और इसी चीज का यूज हम आगे एरोप्लेन की फ्लाइट के लिए भी समझने के लिए करेंगे। ठीक है, जिसको हम एरोफॉइल या फिर डायनेमिक लिफ्ट बोलेंगे। ठीक है, ओके, तो ये कहानी है किस चीज की? हमारी इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी की। ओके, यहां पे एक पाइप था जो दो में डिवाइड हुआ, इसलिए a1 b1 किसके बराबर हो जाएगा? a2 b2 प्लस a3 b3 के बराबर हो जाएगा। अगर इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्लियर है तो अब हम बढ़ सकते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। उससे पहले एक छोटा सा क्वेश्चन, ठीक है, और ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
क्या है? द सिलिंड्रिकल ट्यूब ऑफ स्प्रे पंप हैज रेडियस आर। एक स्प्रे पंप है जिसका रेडियस कितनी है? आर। वन एंड ऑफ विच हैज एन फाइन होल्स, इसमें एन फाइन होल्स हैं, each of radius small r. If the speed of the liquid in the tube is v, the speed the ejection of the liquid hole is बताना है। तो आपको पता होगा भाई इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या कहती है? a1 b1 इक्वल्स टू a2 b2। यहाँ पे एरिया कितना हो जाएगा? पाई इंटू आर स्क्वायर। ठीक है, ये r यहां से यहां तक नहीं होगा बच्चों, सिर्फ और सिर्फ r यहां से लेके यहां तक होगा, ये गलत है। ठीक है, या फिर ऐसा करो, ज्यादा आसान कर देते थोड़ा सा, इसको ऐसे लिख दो यहाँ पे 2r, है ना, लॉजिक दिमाग लगा दिया। ठीक है, ठीक है। तो अब हुआ हमारा a1 b1 की जगह a पाई आर स्क्वायर इंटू बी, और a2 एक का स्मॉल पाई आर स्क्वायर तो दूसरे का n, तो b2 कितना आ गया? v टाइम्स आर स्क्वायर अपॉन एन आर स्क्वायर। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, और ये हमारा क्वेश्चन डायरेक्टली आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। डायरेक्टली इसको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में इसको हम पूछ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है हमारा बर्नौलीज थ्योरम। मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th, मोस्ट इंपॉर्टेंट बर्नौलीज प्रिंसिपल। चाहे आप क्लास 11th में हो या फिर जेई नीट की तैयारी कर रहे हो, आपको इस टॉपिक पर क्वेश्चन जरूर मिलेगा, एप्लीकेशन जरूर मिलेगी। क्या होगा बताओ? ये हमारा बर्नौलीज थ्योरम हो जाएगा। बर्नौलीज थ्योरम क्या होता है, इसको बहुत अच्छे से समझेंगे। देखो सिंपल सी बात है, बर्नौलीज थ्योरम कहती है कि किसी भी फ्लो के अंदर जो प्रेशर एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है और पोटेंशियल एनर्जी होती है, इन तीनों एनर्जीज का सम हमेशा कांस्टेंट रहता है। क्या? द सम ऑफ प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी इज ऑलवेज अ कांस्टेंट क्वांटिटी। ये जो P है ना बच्चों, ये P, ये है हमारा प्रेशर एनर्जी। क्या है हमारा? प्रेशर एनर्जी। ओके, ये प्रेशर नहीं है, याद रखना। और ये जो रो जी एच है, ये क्या है? हमारी पोटेंशियल एनर्जी। और हाफ रो बी स्क्वायर क्या है? काइनेटिक एनर्जी। अब कहोगे सर वो तो मास होता है, यानी कि पर यूनिट वॉल्यूम के बारे में बात हो रही होती है, पर यूनिट वॉल्यूम के बारे में बात की। ये कैसे क्या प्रूफ करोगे? मान लो ये हमारे पास पाइप था, इनलेट पाइप था, और ये इनलेट पाइप H1 हाइट पर था, और इस इनलेट पाइप का क्रॉस सेक्शन एरिया A1 है, प्रेशर यहां पे P1 है, तो वेलोसिटी कितनी होगी? V1। जब आउटलेट पे पहुंचा तो प्रेशर मान लिया हमने कितना है? P2 है, एरिया कितना है हमारा? A2 है, और वेलोसिटी कितनी है? V2 है, और इसकी हाइट कितनी है? H2 है। तो आपको पता है ये फ्लूइड यहां से यहां जा रहा है, तो पोटेंशियल एनर्जी हमारी क्या होगी? बढ़ेगी। यानी कि हम कह सकते हैं चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो ये हो जाएगा हमारा mgh2 माइनस h1। क्या हो जाएगा? mgh2 माइनस h1। अब देखो यहां पे एरिया आपको नजर आ रहा है ज्यादा, यहां पे एरिया आ रहा है कम, तो भाई काइनेटिक एनर्जी भी चेंज होगी। और काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होगी बताओ? के ई, काइनेटिक एनर्जी डेल्टा के ई इक्वल्स टू हाफ m v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर। अब अगर इतना सब कुछ चेंज हुआ है तो यहां से यहां ले जाने के लिए हमें पुश भी करना पड़ेगा, मतलब वर्क करना पड़ेगा। और वर्क डन यहां पे बात करें हम लोग, वर्क डन W1 तो कितना होगा बताओ? P1 प्रेशर। देखो अल्टीमेटली हमें करना होता है, वर्क डन जो होता है वो होता है हमारा प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम, PdV। बट यहां पे इतना अगर नहीं पड़ा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ऐसे कर लो W इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और फोर्स किसके बराबर? प्रेशर इनटू एरिया के बराबर। ठीक है, बस इन्हीं चीजों का यूज किया, क्या कि द अमाउंट ऑफ वर्क डन, क्या? वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय प्रेशर, वो किसके बराबर होगा? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। सही है, या फिर कह सकते हो इसको इधर लेके आ जाओ तो ये कहां पहुंच जाएगा? माइनस में। ओके, यानी कि जो हमने ये कहानी थी माइनस की, उधर जाके क्या हो जाएगी? हमारी प्लस की हो जाएगी। ओके, यानी कि हम कह सकते हैं बच्चों ये हो गया हमारा क्या? वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना बताया? mgh2 माइनस h1। कितना आया? mgh2 माइनस h1 प्लस वर्क डन बाय प्रेशर। यहां पे कितना प्रेशर होगा? P1 A1, और डिस्टेंस किसके बराबर होती है? वेलोसिटी इंटू टाइम, मतलब B1 इंटू टी, माइनस यहां प्रेशर P2 B2 इंटू A2 इंटू डेल्टा टी। अगर बात करें काइनेटिक एनर्जी की तो हाफ डेल्टा m V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर।
ये कहानी आ गई हमारी किसकी, वर्क एनर्जी थ्योरम की। अब क्या करोगे आप भाई, जो भी सॉल्व हो रहा है उसे सॉल्व कर लेना, जो नहीं हो रहा है उसे चेंज कर लेना, और आप जब सॉल्व करके लेके आओगे, देखो आप क्या करो, डेल्टा एम है हमारे पास, मास है, मास किसके बराबर हो जाएगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम के बराबर हो जाएगा, और यहां पे भी कितना हो जाएगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम के बराबर हो जाएगा, और वॉल्यूम को फिर एरिया में चेंज कर लेना, ठीक है। और आप सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने के बाद आएगा P1 प्लस रो जी H1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इक्वल टू P2 प्लस रो जी H2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर, और आप सॉल्व करेंगे तो निकल कर आएगा कि द सम ऑफ प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम और पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम हमेशा कांस्टेंट रहता है। एक बात हमेशा ध्यान रखना, बर्नौलीज थ्योरम जरूर कर देते हो प्रूफ, बट आप जो मेन मिस्टेक करते हो, डायग्राम नहीं बनाते हो, हमेशा बनाना। दूसरा, स्टेटमेंट नहीं लिखते हो, वो भी लिखना, और तीसरा, लिमिटेशंस नहीं लिखते हो, वो भी जरूर लिखना, ठीक है, समझ गए। तो लिमिटेशन इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है और लिखोगे, हमेशा लिखोगे क्या, कि जो फ्लो है वो एक स्टीडी या फिर इनकंप्रेसिबल होना चाहिए, और जो फ्लूइड है वो एक नॉन विस्कस होना चाहिए, लेयर्स में कोई फ्रिक्शन फोर्स ना हो। थर्मल लॉस मतलब हीट एनर्जी का कोई लॉस हम कंसीडर नहीं कर रहे हैं, या फिर सेंट्रिकल फोर्स के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। तो ये सारे लिमिटेशंस हैं। इसके कुछ एप्लीकेशन हैं, जैसे पहला एप्लीकेशन है हमारा, वो है हमारा वेंचुरी मीटर। वेंचुरी मीटर एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि इंडस्ट्रीज में पाइप के अंदर से वाटर के फ्लो को मेजर करने के लिए यूज होता है। एक हॉरिजॉन्टल, हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने क्या किया भैया, ये क्रॉस सेक्शन एरिया था, यहाँ पे हमने एक ट्यूब लगा दी, एक क्रॉस यहाँ था, यहाँ पे ट्यूब लगा दी। इसकी हाइट कितनी है H1, इसकी हाइट कितनी है H2, क्योंकि हॉरिजॉन्टली प्लेस किया गया है तो H1 H2 हमेशा बराबर हो जाएंगे, ठीक है। अब अगर इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी आप देखो तो A1 B1 किसके बराबर होगा, A2 B2 के, और बर्नौली इक्वेशन कहती है P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो जी H1 इज इक्वल टू कांस्टेंट। क्योंकि रो जी H1 और रो जी H2 दोनों सेम होंगे, एक पोटेंशियल सेम हाइट पर है, इसीलिए वो कांस्टेंट हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं P1 प्लस हाफ रो B1 स्क्वायर इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो B2 स्क्वायर। अब यहां देखो बेटा, यहां से अगर हम देखें तो हमारे पास V2 की वैल्यू निकाल लेते हैं, V2 यानी कि V2 इक्वल टू A1 V1 अपॉन A2। इस इक्वेशन में V2 की वैल्यू पुट करोगे तो जो P1 माइनस P2 आया, ये प्रेशर का डिफरेंस है, और अभी समझाया था तुम्हें कि जो प्रेशर का डिफरेंस होता है लिक्विड कॉलम की वजह से, वो रो जी H के बराबर होता है। वैल्यू पुट की तो आ गया हमारे पास V1 इक्वल टू अंडर रूट 2GH अपॉन A1 अपॉन A2 स्क्वायर माइनस 1। यहां से वेलोसिटी निकल कर आ गई कि भाई इसके अंदर किस वेलोसिटी से वो फ्लो कर रहा है। अगर वेलोसिटी पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो हम क्या करेंगे, रेट ऑफ फ्लो निकाल सकते हैं, या फिर हम इसकी हेल्प से डिस्चार्ज की वैल्यू पता कर सकते हैं कि कितने टाइम में इस पाइप से निकलने वाला पानी किसी भी कंटेनर को फिल कर देगा। वेंचुरी मीटर का मेन रोल ये होता है, यानी कि क्यू पता कर सकते हैं इससे हम एरिया वेलोसिटी पता कर सकते हैं, क्योंकि वेंचुरी मीटर का एरिया तो पता ही है, ठीक है, समझ गए। ये है वेंचुरी मीटर की कहानी, ओके, वेंचुरी मीटर की कहानी। इसके कुछ और भी एप्लीकेशन है, जैसे पहला एक और एप्लीकेशन ब्लड फ्लो एंड हार्ट अटैक। अब कहोगे कि सर बायो कहां से घुसा दी बर्नौली प्रिंसिपल के अंदर, तो बर्नौली प्रिंसिपल के अंदर बायो भी आती है। क्या होती है बायो की कहानी, वो समझो। आपको पता है कि जब हम बहुत अनहेल्दी खाते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर जो ग्लूकोज लेवल है बढ़ जाता है, एक लिमिट तक बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है, फिर वही सारी एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ फैट हमारी वेन्स के अंदर स्टोर होती है। पहले मान लो वेन का एरिया इतना था, अब बाद में क्योंकि ये हमारा ये स्टोर हो गया है फैट, तो इस वेन का एरिया हो गया कम, और वेन का एरिया कम होने का मतलब है एरिया इंटू वेलोसिटी तो कांस्टेंट होता है, एरिया हो गया कम तो वेलोसिटी बढ़ेगी, यानी कि ज्यादा तेज ये फ्लो करेगा। और अगर ज्यादा तेज फ्लो करेगा तो आपको पता होगा आर्टरीज ब्रेक होगी, प्रेशर डिफरेंस चेंज होगा, इसलिए आर्टरीज फट सकती हैं और हार्ट अटैक या फिर कुछ ऐसा इफेक्ट हो सकता है, ठीक है, ये कहानी है। इसी से हम लोग और भी एप्लीकेशन लगा सकते हैं, क्या, डायनेमिक लिफ्ट या मैग्नेस इफेक्ट। मैग्नेस इफेक्ट का मतलब होता है बहुत सारे क्रिकेटर ऐसे होते हैं या फिर बॉल से होती है ना, वो एयर में स्विंग कर जाती हैं, उसको बोलते हैं मैग्नेस इफेक्ट। वो सब कुछ एंगुलर मोशन प्रेशर डिफरेंस की वजह से होता है। जैसे ये बॉल है, ये बॉल अगर ऐसे घूम रही है, ठीक है, तो इसका जो पार्टिकल ये v होगा, इस पे v वेलोसिटी मान ली, यहाँ पे क्या होगी r ओमेगा, अपोजिट डायरेक्शन हो जाएगी तो v माइनस r ओमेगा, यहाँ पे v प्लस r ओमेगा।
यहाँ पे देखो, यहाँ पर जो वेलोसिटी है वो ज्यादा है, यहाँ पे वेलोसिटी क्या है, कम है। तो यहाँ वेलोसिटी कम होने का मतलब क्या हो जाएगा, अल्टीमेटली एरिया के बारे में बात होगी या फिर प्रेशर के बारे में। जहां पे वेलोसिटी हमारी ज्यादा होगी वहां प्रेशर कम हो जाएगा, जहां वेलोसिटी कम होगी वहां प्रेशर ज्यादा हो जाएगा, और अल्टीमेटली जो बॉल है वो एयर सॉरी वो बॉल है वो एयर के एयर में ही टर्न कर जाएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाता है एरोफॉइल एंड लिफ्ट ऑन एयरक्राफ्ट विंग। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ जो एरोफॉइल है या फिर लिफ्ट, जो एरोप्लेन के विंग्स होते हैं वो एक स्पेशल शेप के बनाए जाते हैं। जितने भी बर्ड्स होती हैं उड़ने वाली, उन सब के विंग्स इसी शेप के होते हैं। आगे इनका एरिया ज्यादा होता है, नीचे एरिया की तरफ कम हो जाता है, जिससे कि जब एयर फ्लो करेगी तो इसके ऊपर वाले पोर्शन में वेलोसिटी ज्यादा हो जाती है और नीचे वाले प्रेशर वो पोर्शन में कम हो जाती है। आपको पता है वेलोसिटी ज्यादा होगी तो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, और जहां काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है वहां प्रेशर हो जाता है कम। अगर यहां प्रेशर कम है, यहां प्रेशर ज्यादा है, तो लो प्रेशर हाई की तरफ को हाई प्रेशर लिफ्ट कराएगा और लिफ्ट होगा, एरोप्लेन उड़ जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम लोग यूज करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है स्पीड ऑफ एफ्लक्स, और स्पीड ऑफ एफ्लक्स के अंदर ही टोरिसेलीज थ्योरम आ जाती है। देखो, हमने माना कि हमारे पास कोई कंटेनर है और इस कंटेनर में पानी h हाइट तक भरा हुआ है। कितने हाइट तक, h हाइट तक फिल्ड है, और ऊपर से स्मॉल h हाइट पर, ऊपर से स्मॉल h हाइट पर एक होल है, और उस होल से v वेलोसिटी से कोई फ्लूइड बाहर निकल रहा है। तो उस वेलोसिटी को कैलकुलेट करना है। देखो, सिंपल सी कहानी है कि वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स निकालने के लिए हम लोग यूज करेंगे बर्नौली प्रिंसिपल। एक क्रॉस सेक्शन एरिया ये 1 मान लिया, इसको 2 मान लिया, यानी कि P1 इसको P नॉट बोला गया है, प्लस हाफ रो इंटू वी स्क्वायर प्लस रो जी एच इक्वल टू P नॉट प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी, और यहाँ पे हाइट कितनी है, h माइनस एच। ये पूरी तो h है, तो यहाँ कितनी होगी, h माइनस एच। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो अब हम बात करते हैं, सॉल्व करने के बाद वेलोसिटी आती है √2gh के बराबर, यानी कि वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स जो है वो √2gh के बराबर है। जो h है वो हमारी टॉप से उस होल की डेप्थ है। सही है, तो ये है वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स। और इसी बिहाफ पर टोरिसेलीज ने अपनी थ्योरम दी थी, क्या, द स्पीड ऑफ फ्लो ऑफ अ लिक्विड फ्रॉम एन ऑरिफिस इज इक्वल टू द स्पीड दैट इट वुड अटेन ए फ्रीली फॉलिंग बॉडी। देखो, फ्री फॉल बॉडी के केस में तो आता ही है, ऑन द फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड अबव द ऑरिफिस। ये कहानी है हमारी टोरिसेलीज लॉ की। सही है, टोरिसेलीज लॉ की। ओके बच्चों, ठीक है, समझ गए। ये था हमारा पूरा का पूरा टोरिसेलीज लॉ, स्पीड ऑफ एफ्लक्स के बारे में बात करी जाए। ठीक है, ओके। अब बात कर लेते हैं हम लोग आइडियल फ्लूइड की। किसकी बात करते हैं हम, आइडियल फ्लूइड की। ठीक है, अच्छा हाँ, कभी कभी क्या होता है ना, जो हमने वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स निकाली है, क्योंकि वो एक तरह से प्रोजेक्टाइल है, आप देख रहे हो, एक तरह से क्या है, प्रोजेक्टाइल है, तो इस प्रोजेक्टाइल से कुछ चीजें और भी पूछी जा सकती हैं, जैसे इसकी रेंज बताओ, जैसे इसकी रेंज बताओ। तो रेंज क्या होती है, याद करो, टाइम ऑफ फ्लाइट इनटू वेलोसिटी, यही थी। तो हम वहां से निकालेंगे तो ये आ जाएगी 2√h h माइनस एच। अब टाइम ऑफ फ्लाइट अगर निकालना पड़ा, कितना मैक्सिमम रेंज होगी, तो मैक्सिमम रेंज के लिए भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, ओके। मैक्सिमम किसी भी चीज को कैलकुलेट करने के लिए कर देते हैं डबल डिफरेंशिएशन, dr² अपॉन dh करोगे, फिर मैक्सिमम रेंज की कंडीशन लगा दोगे। ओके ओके बच्चों, ठीक है। रेंज के बारे में, टाइम रिक्वायर्ड टू एम्प्टी द टैंक, तो हम लोग इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का यूज करेंगे। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का यूज करेंगे तो हमारे पास टाइम निकल कर आ जाएगा, वो टाइम होता है a अपॉन a √2h अपॉन g के बराबर। ओके, ये था पूरा का पूरा वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स या फिर टोरिसेलीज लॉ ऑफ एफ्लक्स। ओके बच्चों, ठीक है, ओके। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग आइडियल फ्लूइड पे। किस पे, आइडियल फ्लूइड पे। देखो, कोई भी फ्लूइड एक ऐसा फ्लूइड हो जो कि नॉन विस्कस हो और इनकंप्रेसिबल हो, उसे हम बोलते हैं आइडियल फ्लूइड। ठीक है, और अगर आइडियल फ्लो है तो स्टीडी और लेमिनार फ्लो को कंसीडर करते हैं हम आइडियल फ्लो पे। इसको समझने की क्यों जरूरत पड़ी, क्योंकि जो नेक्स्ट टॉपिक है और वो है विस्कोसिटी, वो हम तभी समझ पाएंगे। विस्कोसिटी का मतलब होता है जब भी कोई भी फ्लूइड फ्लो करेगा तो वो लेयर्स के फॉर्म में फ्लो करेगा, और दो लेयर्स के बीच में जब रिलेटिव मोशन होगा उसमें लगेगा कोई फ्रिक्शन, उस फ्रिक्शन को ही हम बोलते हैं विस्कोसिटी। क्या बोलते हैं बताओ, विस्कोसिटी, द इंटरनल फ्रिक्शन बिटवीन द फ्लूइड लेयर्स इन मोशन। ये वाटर है, ये हनी है, आपको नजर आ रहा होगा,
हनी ज्यादा विस्कस होगा, उसमें फ्रिक्शन ज्यादा लगेगा, इसीलिए वाटर में विस्कोसिटी कम है और हनी में ज्यादा है। ओके बच्चों, अब वेलोसिटी ग्रेडियंट भी आपको पता होना चाहिए। कोई भी ग्रेडियंट होता है वो पर यूनिट डिस्टेंस होता है। जैसे बिल्कुल बॉटम वाली जो लेयर थी उसकी वेलोसिटी लगभग 0, उसके ऊपर और ज्यादा, उसके ऊपर और ज्यादा, उसके ऊपर और ज्यादा, यानी कि कह सकते हो जो फोर्स होगा वो हमेशा ईटा ए डीबी बाई डी जेड के बराबर होगा। ओके बच्चों, यानी कि विस्कस फोर्स जो होता है बच्चों, विस्कस फोर्स एफ, वो किसके किसके एरिया ऑफ कांटेक्ट और डीवी बाई डी जेड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जब इन दोनों को कंबाइन करोगे और कांस्टेंट आएगा ईटा, ईटा किसके बराबर होता है, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के बराबर होता है। इसी चीज का यूज किया था, इसी चीज को समझने के लिए एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था स्टोक। उन्होंने बताया कि इस बॉडी पर कितना फोर्स लगेगा। क्या मतलब, जब भी कोई भी फ्लूइड पार्टिकल के अंदर, जब भी कोई भी पार्टिकल किसी फ्लूइड के अंदर एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता है जिसकी रेडियस r है, तो उस पे एक अपोजिशन विस्कस ड्रैग लगता है, उस फोर्स की वैल्यू होती है हमारी 6 पाई ईटा आरबी। क्योंकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है फोर्स, तो इसलिए अपोजिशन है, इसलिए माइनस का 6 पाई ईटा आरबी होता है। तो स्टोक्स लॉ के अकॉर्डिंग जब भी कोई भी रेडियस r का स्फीयर किसी फ्लूइड के अंदर जिसकी कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा है, v वेलोसिटी से मूव करेगा, तो उस पे एक विस्कस फोर्स लगेगा जिसकी वैल्यू कितनी होगी हमारी 6 पाई ईटा आर बी हो जाएगी। कितनी हो जाएगी बताओ बच्चों, 6 पाई ईटा आर बी हो जाएगी। अभी जो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है वो क्या है, देखो अभी हमने देखा F इक्वल टू ईटा ए डीबी बाई डी जेड, तो ईटा किसके बराबर हो जाएगा, एफ बी अपॉन ए डीबी बाई डी जेड। ठीक है, ये फोर्स अपॉन एरिया है। फोर्स अपॉन एरिया क्या होता है, स्ट्रेस, वो भी कौन सा, शियर स्ट्रेस। फ्लूइड है तो शियर स्ट्रेस, और डी बाई डी जेड क्या है, वेलोसिटी ग्रेडियंट। यानी कि शियर स्ट्रेस और वेलोसिटी ग्रेडियंट के रेशियो को ही कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी बोलते हैं, जिसकी यूनिट न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर या पास्कल सेकेंड होती है। ओके बच्चों, समझ गए। ये कहानी है हमारी किस चीज की, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की। इस कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी पर एक क्वेश्चन देखो, द स्पीड ऑफ वाटर इन अ रिवर इज 18 किलोमीटर पर आवर। अगर इसे हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो मल्टीप्लाई 5 बाई 18 करोगे, जेड इक्वल टू बी इक्वल टू 5 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। नियर द सर्फेस इफ द रिवर इज 5 मीटर डीप, रिवर की डेप्थ कितनी है 5 मीटर, देन फाइंड द शियरिंग स्ट्रेस बिटवीन द हॉरिजॉन्टल लेयर्स ऑफ द वाटर एंड द कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी दी हुई है। सेम कंडीशन, F इक्वल्स टू ईटा ए डीबी बाई डीजेड, एफ बी अपॉन ए, ये हो गया शियर स्ट्रेस इक्वल्स टू ईटा, तुम्हें पता ही है क्वेश्चन में कितना दिया है, 10⁻³ दिया है, और डीबी बाई डीजेड कितना देगा, 5 अपॉन कितना 5 मीटर पर सेकंड इज द आंसर। पुट करोगे आंसर निकल कर आ जाएगा 10⁻³ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, ठीक है, ये कहानी है हमारी किस चीज की, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की। किसकी कहानी है हमारी ये, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की। इसके बाद आता है एक टॉपिक दैट इज टर्मिनल वेलोसिटी। टर्मिनल वेलोसिटी क्या होती है कि जब भी कोई भी बॉडी जिसकी रेडियस r है वो v वेलोसिटी के किसी लिक्विड के अंदर गिरती है, तो एक टाइम के बाद वो कांस्टेंट वेलोसिटी अटेन कर लेती है। उस कांस्टेंट वेलोसिटी को ही हम टर्मिनल वेलोसिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बताओ, टर्मिनल वेलोसिटी। और उस टर्मिनल वेलोसिटी को निकालने के लिए हम लोग यूज करते हैं विस्कस फोर्स एफ बी इक्वल्स टू डब्ल्यू, और यहां पे क्या है डी, एफ डी। अब ये एफ डी क्या है वो भी ध्यान रखना, एफ डी एक तरह से विस्कस ड्रैग है जो ऊपर की तरफ लग रहा था, जिसको हमने स्टोक्स लॉ में सीखा था। यानी कि ये हो जाएगा हमारा 6 पाई ईटा आरबी, और एफ बी हमारा हो जाएगा फोर्स ऑफ बाउंसी एम जी के बराबर, एम मतलब मास ऑफ वाटर डिस्प्लेस के बराबर, और वेट किसके बराबर, एम जी के बराबर हो जाएगा। जब आप इन दोनों को इक्वेट करोगे, इक्वेट करने के बाद सॉल्व करोगे, तो टर्मिनल वेलोसिटी निकल कर आएगी, वो निकल के आती है 2/9 ईटा इंटू आर स्क्वायर जी, और कितना रो माइनस सिग्मा इज द आंसर। यानी कि हम कह सकते हैं कि किसी भी बॉडी के अंदर एक कांस्टेंट वेलोसिटी अटेन करने की टेंडेंसी होगी जब भी कोई भी बॉडी उस फ्लूइड के अंदर फ्लो करेगी, जिसे हम क्या बोलते हैं, टर्मिनल वेलोसिटी बोलते हैं, जिसकी वैल्यू 2/9 ईटा आर स्क्वायर जी रो माइनस सिग्मा के बराबर होती है। ओके, ये है हमारी टर्मिनल वेलोसिटी। जैसे ये छोटा सा क्वेश्चन है, क्या 8 स्फेरिकल रेन ड्रॉप्स ऑफ इक्वल साइज आर फॉलिंग वर्टिकली थ्रू एयर।
और जिसकी टर्मिनल वेलोसिटी दी हुई है। व्हाट विल बी द टर्मिनल स्पीड इफ दीस ड्रॉप्स वर कोलैप्स टू फॉर्म अ सिंगल स्क्वायर। देखो ना तो रो चेंज हो रहा, ना सिग्मा, ना जी, ना ईटा, सिर्फ बी आर स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि अगर आर की वैल्यू मिल जाए तो सॉल्व कर लेंगे। अब बड़े वाली की रेडियस आर है तो 4/3 आर क्यूब, और छोटे वाले कितने थे 8 थे, तो 8 इंटू 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब, कैपिटल आर किसके बराबर आ जाएगा 2r के बराबर आ जाएगा। ओके क्लियर है, सही है, यानी कि हम कह सकते हैं जो बी टी होगा वो आ जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड। आर स्क्वायर रेशियो पता है हमें। ओके नेक्स्ट आ जाता है हमारा सरफेस टेंशन, जो कि इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, क्योंकि सरफेस टेंशन और कैपिलरी बस जो छोटे छोटे टॉपिक बचे हैं, बस उसके बाद ही चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा। सरफेस टेंशन का मतलब होता है जब भी कोई भी लिक्विड हमारा, यानी कि लिक्विड का जो अपर सरफेस होता है वो एक इलास्टिक स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करती है। आपने नोटिस किया होगा कि जो वाटर है उसके ऊपर जो बग होते हैं, मच्छर होते हैं, वो बैठ जाते हैं, फिर भी वो तैरते रहते हैं, फ्लोट करते रहते हैं, यानी कि अपर लेयर ऑफ द फ्लूइड बिहेव्स लाइक स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन, उसे ही बोलते हैं हम सरफेस टेंशन। क्या बोलते हैं बताओ बच्चों से, सरफेस टेंशन। इसको मैथमेटिकली अगर लिखा जाए तो सरफेस टेंशन इज द फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ। ठीक है, समझ गए, यानी कि मॉलिक्यूल्स नियर द फ्री सरफेस एक्सपीरियंस अट्रैक्टिव फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डाउनवर्ड डायरेक्शन, और जो कि फ्री सरफेस बिहेव्स लाइक अ स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन अंडर द टेंशन एंड ट्राइज टू ऑक्यूपाई एज स्मॉल एरिया एज पॉसिबल। और यही रीजन होता है जो वाटर ड्रॉपलेट होती हैं वो हमारी किसकी तरह बिहेव कर, वो किस शेप में होती हैं, वो हमारी स्फेरिकल शेप की होती हैं। ठीक है, पानी ऊपर से गिरेगा तो किस शेप का है बताओ, वो स्फेरिकल शेप नेचर की होती है। आपने जो बनाई हुई है वाटर ड्रॉपलेट इस तरह से बनाते हो ना, वो गलत है, वो गलत है, वो सिर्फ क्या होती है, स्फेरिकल शेप की होती हैं। ठीक है, बिकॉज ऑफ मिनिमम ऑक्यूपाई एरिया। इसे अगर निकालना है तो सरफेस टेंशन, इसको सिग्मा से डिनोट करते हैं, इसको टी से भी करते हैं, इसको एस से भी करते हैं, ये F/L या फिर इसकी यूनिट हो जाएगी न्यूटन पर मीटर के बराबर। ठीक है, यानी कि कोई भी लिक्विड का सरफेस एक इलास्टिक स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन की तरह बिहेव कर रहा है, और वो इलास्टिक स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन ही हमारी सरफेस टेंशन कहलाती है। वो इलास्टिक स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन ही क्या कहलाती है, सरफेस टेंशन कहलाती है। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाता है वर्क बाई सरफेस टेंशन। देखो वर्क पता ही है आपको किसके बराबर होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है बताओ, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। मान लो ये एक कोई रिंग टाइप की है और उसमें ये एक वायर था और ये वायर स्लाइड कर सकता है, कितनी डिस्टेंस स्लाइड की उसने, dx, तो dw किसके बराबर, f इंटू dx। ठीक है, f इंटू dx। अब आपको यह भी पता होगा जो सरफेस टेंशन होता है ये होता है हमारा फोर्स अपॉन लेंथ। ठीक है, अब क्योंकि ये इलास्टिक मेम्ब्रेन ऊपर की साइड में भी सरफेस टेंशन लगा रही होगी, नीचे भी लगा रही होगी, तो कितना आ जाएगा 2s, तो F किसके बराबर 2s इंटू एल, हमने लगा दिया 2s इंटू एल इंटू dx। ठीक है, यानी कि s इंटू da। तो कभी भी आपको वर्क निकालना है तो क्या होगा, सरफेस टेंशन इंटू चेंज इन एरिया, इसी को हम बोलते हैं सरफेस एनर्जी। क्या बोलते हैं बताओ इसे, सरफेस एनर्जी। ओके बच्चों, यानी कभी भी वर्क डन बाय स्ट्रेचिंग दी सरफेस टेंशन है तो वो किसके बराबर, एस सरफेस टेंशन इंटू चेंज इन एरिया के बराबर होगा। ठीक है, ओके बच्चों, सरफेस टेंशन डबल क्यों लगाया वो भी आपको पता है, क्योंकि डबल लगाया है उसी का यूज हम लोग करेंगे अभी बबल के केस में, उसी का यूज करेंगे हम लोग बबल के केस में। देखो एक्सेस प्रेशर इनसाइड दी ड्रॉप, कोई ड्रॉप है, वाटर की ड्रॉप है, तो वाटर तो अंदर से होगा बट एयर कहां होगा, ऊपर, सिर्फ और सिर्फ ऊपर एयर है, ऊपर एयर है मतलब एक ही सरफेस ओपन है, तो प्रेशर इनसाइड दी ड्रॉप का फॉर्मूला होता है 2 सिग्मा बाई आर, 2s अपॉन आर। ऐसे कोई बबल है जो पानी के अंदर है, तो पानी के अंदर एयर सिर्फ बबल के अंदर होगी बट बाहर वाटर होगा, एक ही सरफेस एयर के कांटेक्ट में होगा, इसलिए वहां भी कितना होगा 2 सिग्मा बाई आर। बट अगर हम बात करें कोई बबल है, सोप बबल है, वो एयर में फ्लो कर रहा है, तो एयर में अब सोप बबल के अंदर भी एयर बाहर भी एयर, तो दो सरफेस एक्सपोज्ड हो गए, तो कितना आ जाएगा 4 सिग्मा बाई आर आ जाएगा। ओके, वो कितना आ जाएगा 4 सिग्मा बाई आर आ जाएगा। क्लियर है, इसी पे बनता है एक छोटा सा क्वेश्चन, वो देख लो। क्वेश्चन क्या है, हाउ मच वर्क विल बी डन इन इंक्रीजिंग द रेडियस ऑफ अ सोप बबल फ्रॉम R1 टू R2। अब आपको पता है वर्क डन निकालना है तो सरफेस टेंशन इनटू चेंज इन सरफेस एरिया।
सरफेस टेंशन इंटू चेंज इन सरफेस एरिया, 2s इंटू चेंज इन सरफेस एरिया कितना हो जाएगा 4 पाई r2 स्क्वायर माइनस 4 पाई r1 स्क्वायर, अल्टीमेटली 8 पाई s r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। एक बात और ध्यान रखना, कभी कभी क्वेश्चन आता है कि एक बबल है, ठीक है, कभी कभी क्या होता है, एक क्वेश्चन बनता है हमारा कि एक बबल है ये और दूसरा बबल है ये हमारा, और इसमें एक की रेडियस है बच्चों r1, इसकी रेडियस है r1, इसकी रेडियस है r2, ये दोनों आपस में कोलैप्स कर गए और कोलैप्स करने के बाद एक थर्ड बबल बनाया, तो इसकी रेडियस बताओ। तो डायरेक्टली ऐड मत कर देना, वॉल्यूम वाला कंसेप्ट नहीं लगता है, इसमें लगता है हमारा 1 अपॉन r इक्वल्स टू 1 अपॉन r1 प्लस 1 अपॉन r2, ठीक है। और वो भी कैसे आता है, वो हमारा प्रेशर इनसाइड दी सोप बबल, यहाँ कितना होगा 4s अपॉन r, यहाँ कितना होगा 4s अपॉन r1, यहाँ कितना होगा 4s अपॉन r2, 4s से 4s सारे कट जाएंगे और आंसर निकल कर आ जाएगा, ठीक है। ये थी कहानी हमारी सरफेस टेंशन की, ये कहानी थी हमारी सरफेस टेंशन की। उसके बाद आता है हमारा बेटेबिलिटी या फिर कांटेक्ट एंगल। देखो बेटेबिलिटी मतलब होता है कोई भी लिक्विड को जो सरफेस कांटेक्ट सरफेस है उसके साथ मेंटेन होने की जो टेंडेंसी होती है उसे हम बोलते हैं वेटेबिलिटी। आप देखो कुछ सरफेस ज्यादा वेट हो करा सकते हैं, यहाँ पे नहीं है ऐसा, मरकरी ऐसा नहीं करती है, तो इसी वजह से बनता है कांटेक्ट एंगल। क्या बनता है, कांटेक्ट एंगल। कांटेक्ट एंगल का मतलब होता है जो मेनिस्कस बन रहा है, जो शेप बन रही है, उसका सॉलिड सरफेस के साथ जो एंगल बनता है उसे हम बोलते हैं कांटेक्ट एंगल। Angle that the tangent to liquid surface at the point of contact makes with the solid surface inside the liquid is known as कांटेक्ट एंगल। ये कांटेक्ट एंगल हमारा अगर कॉनकेव मेनिस्कस बन रहा है, लिक्विड नीचे की तरफ को डिप हो रहा है, तो एक्यूट एंगल होता है लेस देन 90 होता है। अगर ये प्लेन बन रहा है तो कांटेक्ट एंगल हमारा 90 होगा, और अगर ये ऑब्ट्यूज बन रहा है, ऊपर की तरफ बन रहा है, जैसे मरकरी के केस में बनता है, तो ये हमारा कांटेक्ट एंगल ऑब्ट्यूज होगा, ठीक है। इसीलिए अगर ये कभी भी ऐसा मेनिस्कस बना, यानी कि वो लिक्विड उस सरफेस को वेट नहीं करेगा, बट अगर ऐसा बना तो वेट करेगा, ठीक है, समझ गए। ये कहानी होती है कांटेक्ट एंगल की, जो कि हम एक्सप्लेन करेंगे विद द हेल्प ऑफ मेनिस्कस। आपको नजर आ रहा होगा, ये जो मेनिस्कस है, ये मेनिस्कस हमारा कॉनकेव मेनिस्कस है, ये हमारा प्लेन मेनिस्कस है, और ये हमारा एक कॉन्वेक्स मेनिस्कस है। यहां थीटा ऑब्ट्यूज होगा या थीटा 90 होगा, या थीटा की वैल्यू 90 से कम होगी। ओके बच्चों, थीटा 0, थीटा 90 से कम, या फिर ये है कांटेक्ट एंगल। और यही रीजन होता है कि कभी भी कोई भी लिक्विड बहुत पतली कैपिलरी ट्यूब के ऊपर ये इंक्रीज कर जाता है, चढ़ जाता है। आपने नोटिस किया होगा कि जो कैपिलरीज हैं, जाइलम है, फ्लोएम है, उनके अंदर, पानी के अंदर ये क्या कर रहा होता है, फ्लो कर रहा होता है, राइज कर रहा होता है। इसे हम क्या बोलते हैं, इसे एक तरह से एसेंट ऑफ सेप बोलते हैं। वो सब कुछ कैपिलरी के हेल्प से होता है। एक सिंपल सा एग्जांपल है कि कोई ड्राई टॉवल लो और उसका एक साइड पानी में डुबो दो, बकेट में डुबो दो, थोड़ी देर के बाद आप ऑब्जर्व करना पूरी के पूरी टॉवल भीग जाएगी। होता क्या है, ये कैपिलरी ट्यूब के थ्रू, बहुत थिन कैपिलरी ट्यूब के थ्रू वाटर ऊपर की तरफ को राइज करता है, उसे हम कैपिलरी राइज बोलते हैं। इस कैपिलरी राइज का बहुत अच्छा रिलेशन याद होना चाहिए आपको, ये फॉर्मूला आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए, जिसके बेस्ड क्वेश्चन हमारे बनते हैं, ठीक है। देखो क्या बनते हैं, कैपिलरी राइज है क्या, फिनोमेना ऑफ राइज और फॉल of a liquid surface in a thin capillary tube, small tube है, relative to the adjacent general level of liquid when the tube is held vertically in the liquid is known as capillarity। और उस capillary height का, rise का फॉर्मूला होता है 2s cos theta, theta is the contact angle, s is surface tension, रो जी इफेक्टिव अपॉन आर। अब ये जी इफेक्टिव क्या है, जी इफेक्टिव वो होगा कि मान लो कोई भी कंटेनर है, ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, ए एक्सेलरेशन से, तो जी माइनस है या जी प्लस एक ही कहानी होगी, ठीक है। ये फॉर्मूला बहुत अच्छा है, बहुत एक तरह से बहुत बढ़िया से इस पे क्वेश्चन हमारे बनते हैं। क्लियर है, ये थी हमारी कैपिलरी राइज की कहानी। मजा आ गया क्लास में, है ना। दिस इज ऑल अबाउट मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। 1 घंटे के अंदर बहुत बड़ा चैप्टर था, वो हमने कवर किया है। मुझे उम्मीद है आपको समझ आया होगा। नहीं आया तो एक बार इस वीडियो लेक्चर को दोबारा से स्लो में देखिए, एकदम से कहानी की तरह 2x मत सुनिए, लेकिन एक एक टॉपिक था, इंपॉर्टेंट था, इसलिए सब कुछ कराना जरूरी था। थोड़ा जल्दी में कराया है, आई नो, बट बहुत जरूरी था इस चैप्टर को कवर करना इस टाइम के अंदर। अब वैसे तो ये चैप्टर ऑटोमेटिकली लगभग 8-9 लेक्चर का है, बट हमने 1 घंटे में से कवर किया है।
ठीक है, तो आप इसे रिवीजन जरूर कर लेना इसका। और अगर इसके पीडीएफ नोट्स चाहिए तो हमारी वेबसाइट डाउनलोड कर सकते हो, कुछ एक्स्ट्रा लिंक दी हुई है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लेना कौन कौन सा चैप्टर करना है। क्लास 11 फिजिक्स की पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप उसे कंप्लीट कर लेंगे, मुझे उम्मीद है। बहुत अच्छे बच्चे हो आप लोग, सिंसियर हो। तो हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में जरूर थर्मल प्रॉपर्टी स्टार्ट करेंगे, जो कि कल आने वाला है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखें और पढ़ाई करते रहें। थैंक यू बच्चों फॉर अटेंडिंग द क्लास।